चलिए, तो अगर मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूं कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रिस्क। रिस्क से ओवरकम करने के लिए हमें कैपिटल मेंटेन करनी है। कैपिटल मेंटेन करने में कैपिटल के टाइप्स दिए हुए हैं कि किस किस टाइप की कैपिटल, जिसमें से कॉमनली जो है सेट वन, एडी वन यानी एडिशनल टीयर वन और टीयर टू कैपिटल है। ठीक है, एडिशनल टीयर वन में क्या आता है, सेट वन में क्या आता है, टी टू में क्या आता है, कौन कौन सी कैपिटल को हम किस किस कैटेगरी में रखते हैं, ये हमने सीख लिया। उसके बाद हमने बात करी कि जो भी हमारे लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं उसको हम कहते हैं अपने वहाँ एसेट्स। और जो एसेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के एसेट्स हैं, और डिफरेंट टाइप के एसेट्स में डिफरेंट टाइप का हमारा रिस्क वेट होता है। तो अगर हमारा रिस्क वेट डिफरेंट टाइप का है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें रिस्क वेट भी डिफरेंट होगा, और रिस्क वेट अगर डिफरेंट होता है तो हमें उसके अगेंस्ट में कैपिटल भी डिफरेंट मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनको हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम होते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में रिस्क वेट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमने बात कर ली थी 3 पिलर होते हैं, और मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन सिंपल पूछना चाह रहा हूं कि जो पिलर 2 और पिलर 3 किसको सपोर्ट करते हैं। अगर मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि पिलर 3 और पिलर 2 जो होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? पिलर 2 और पिलर 3। कंपनी की गुडविल। कंपनी की गुडविल, ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो थ्योरी पढ़ने में एक लाइन बार बार आ रही थी कि पिलर 2 जो लाया गया वो पिलर 1 को सपोर्ट करने के लिए लाया गया, पिलर 3 लाया गया वो भी पिलर 1 को सपोर्ट करने के लिए लाया गया। तो अगर किसी बिल्डिंग में मोर देन 1 पिलर है तो उसका रीजन क्या है कि एक पिलर से काम नहीं चल रहा, उसका सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप बिल्डिंग, कॉमनली अगर आप बिल्डिंग में देखेंगे तो 4 पिलर एटलीस्ट होते हैं। तो 4 पिलर से बिल्डिंग, तो एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को उसको सपोर्ट करते हैं। तो थ्योरी में हम कई जगह पढ़ रहे थे कि पिलर 2 और पिलर 3 जो है पिलर 1 को सपोर्ट करने के लिए लाया गया। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने जो मेथड्स थे, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को, जो पिलर 1 था हमारा, पिलर 1 के सपोर्ट के, पिलर 1 को निकालने के लिए हमारे पास मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको पूरा करने के लिए मिनिमम कैपिटल, ये जो है हमारा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा पिलर 1 था। पिलर 2 में एसआरपी, सुपरवाइज रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन था। तो तीनों को मिला करके हमारा बेसल कॉन्सेप्ट अच्छा चलता है। और जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको कैलकुलेट करने के मेथड्स होते हैं, अप्रोचेज बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क के लिए भी 3 अप्रोच है, मार्केट रिस्क के लिए भी 3 हैं, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी 3 अप्रोच है। ठीक है, तो थ्योरी जो पढ़ रहे थे हमने कहाँ छोड़ा था वहां चलते हैं हम। अभी भी हम बता रहे हैं कि जो जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा था बाद में जरूर देख लीजिएगा, अगर आपको ये थ्योरी का चैप्टर पूरा अच्छी तरह से करना है। ठीक है, और इसमें हमने बुक में भी बता दिया था कि कौन सी चीज आपके बुक में हटा दी है, कौन सी है इस समय। तो उसमें चलो, अब यहाँ तक हमने लास्ट में जो है कवर कर लिया था पूरा बेसल 3 का। ठीक है, ये चीज हमने पूरी कर ली थी। इसके बाद यहां से हमने शुरू करना है। ठीक है, तो क्या है, बेसल 3 सीक्स टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। दो तरह के स्ट्रेस हैं। अब फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक, देखो, जो लास्ट क्लास थी या लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि फाइनेंशियल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या फर्क है। किसी को याद है वो क्या एग्जांपल दिया था मैंने? फाइनेंशियल कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या फर्क है, किसी को याद है तो शेयर करिए। कोई यूट्यूब वाला बता सकता है? सर, हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सर, फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब उस जो गुड है उसको बनाने के लिए जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है
उसके ऊपर जो हम नॉर्मल मार्जिन रखते हैं, और वो फाइनेंशियल कॉस्ट बोला जाता है। और इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब कि जो मार्केट की जो डिमांड सप्लाई के अधीन जो हमको जो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ती है, वो इकोनॉमिक कॉस्ट बोली जा सकती है चलिए। मेरे। हाँ, और कोई एग्जांपल देना चाहेगा? जो मैंने दिया था वो देना, मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने आपको। सर नहीं याद आ फ्रूट रहा? बाय करने के लिए हम नजदीक सर फ्रूट बाय हाँ, करने के लिए हम बिल्कुल ठीक, नजदीक से बिल्कुल जाए ठीक। हाँ, देखो बहुत तो छोटा सा एग्जांपल दिया था, वो बताया था मैंने। तो अगर आप उसको फॉलो या याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्लास में थोड़ा सा कमी रह रही है, या आप ढंग से नहीं सुन पा रहे, या मैं ढंग से नहीं सुना पा रहा आपको। मैंने ही बताया था कि अगर मान लिया आपको ओनियन खरीदना है, ओनियन है 20 रुपी पर केजी, ठीक है, और एक मार्केट में वो 10 रुपी पर केजी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दोनों की फाइनेंशियल कॉस्ट, एक की 20 है और एक की 30 है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट में आते हैं, तो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है कि इस 20 रुपी को लेने के लिए आपने 0 पैसा खर्च किया, यानी आपके कोई भी एक्सपेंसेस नहीं हुए। लेकिन ये 10 रुपी पर केजी ओनियन लेने के लिए आपको 18 रुपीज का, आपको लेट से पेट्रोल एक्सपेंसेस करना पड़ा। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इसकी हो गई 28 और इसकी है 20। तो इकोनॉमिक कॉस्ट ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसके फाइनेंशियल अमाउंट से अलग होती हैं। जैसे यहां इसने बोला फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस। फाइनेंशियल तो ये हुआ कि इस बैंक को 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, लेकिन वो 10,000 करोड़ के नुकसान से जो न्यूज़पेपर में न्यूज आई, उस न्यूज से आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी भागने लग गए, तो इसका मतलब वो आपका जो लॉस है, वो स्ट्रेस है, वो बढ़ता चला गया। लेकिन फाइनेंशियल में क्या है, डायरेक्ट लिंक जिससे होता है कि भाई ठीक है, 10,000 करोड़ का एडवांस बेड हो गया, आपका बैंक नुकसान में आ गया। लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेस में कि उससे आपके लिंक जितने भी चीजें थी उसमें इंपैक्ट आने लगा, उसको भी इवेल्युएट करिए आप कि इसकी वजह से इतना इतना आया। फाइनेंशियल कॉस्ट हमेशा डायरेक्ट रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक जो कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्टली भी उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि क्या जो जो बेसल थ्री का मतलब है कि टू डील विद फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस, इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथन द बैंक्स ट्रांसपेरेंसी। अब ये जो बैंक्स ट्रांसपेरेंसी बता सकते हो कि कौन से पिलर के अंतर्गत आती है? बैंक्स ट्रांसपेरेंसी जो है वो कौन से पिलर में कवर होती है? पिलर 3 पिलर 3 पिलर 3 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन। और मार्केट डिसिप्लिन में हमें अपने रेगुलेटर्स को क्या भेजनी पड़ती हैं? रिटर्न्स। हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है, हमें पब्लिश करनी पड़ती है वेबसाइट में, हमें जो है डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। द रिजर्व बैंक इश्यूड गाइडलाइन बेस्ड ऑन बेसल 3 रिफॉर्म द कैपिटल। अब यहां पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो जो कैपिटल रेगुलेशन की गाइडलाइन आई थी उसमें स्टार्टिंग तो उसने 1 अप्रैल 2013 से करी, ठीक है, इन फेजेस, एंड इट वाज शेड्यूल्ड टू फुली इम्प्लीमेंटेड ऑन 19। लेकिन हुआ क्या, 19 के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा उनको लगा तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको 20 कर दिया। 20 के बाद थोड़ा सा कोरोना वगैरह चालू हो गया तो क्या कर दिया, 21 कर दिया। तो आज की डेट में अगर देखें बेसल 3 का फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन जो है कब से है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, जब तक कोई न्यूज नहीं आती तब तक, ठीक है। ठीक है, बाद में इन्होंने अप्रैल भी दिखाया, फिर सब, अब क्योंकि अब ये बुक पहले छप चुकी थी तो अभी क्या है, फिर बढ़ गया वो, जो ड्यूरिंग लास्ट ईयर था उसको यहाँ तक कर दिया था, ठीक है। बेसल 3 इज एन एनहांसमेंट ऑफ बेसल 2 प्राइमरली इन द एरिया। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा कि द डिफरेंस बिटवीन बेसल 3 एंड बेसल 2, तो इसके मेजर एरियाज जो हैं, कहाँ कहाँ ऐसा जो चेंज आया है, तो उसमें बोलता है इन 4 एरिया, 4 एरियाज में चेंज आया। कौन कौन से? ऑगमेंटेशन द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ कैपिटल। अब क्वालिटी ऑफ कैपिटल की मैं बात करूं तो कोई मुझे बताएगा कि बेसल 3 और बेसल 2 में क्वालिटी ऑफ कैपिटल नाम से क्या चीजें न्यू आपको दिखाई दी जो बेसल 2 में नहीं था, बेसल 3 में आ गया?
केवल 1 मिनट दूंगा मैं, आप 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड दे रहा हूँ। सीसीबी, CCB conservation buffer, capital वेरी conservation गुड। buffer. और HQLA, हाँ, हाई हाई लेवल पे एचक्यूएल है, लेकिन मैं इसको वो करता हूँ आपको। बेसिकली जो टीयर 1 था उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ये बेसल 3 में तोड़ा गया। किसमें तोड़ा गया? टीयर 1 को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया, सेट 1 और 81. एडिशनल टीयर 1, 81 बोलते हैं इसको। ये बेसल 2 में नहीं था। बेसल 2 में सिर्फ ये था कि टीयर 1 कर लो और टीयर 2 कर लो, ठीक है। यहां पर इसको तोड़ा गया एक तो इसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कैपिटल में ऑगमेंटेशन किया गया। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विडिटी स्टैंडर्ड। अब जो एचक्यूएलए वाली बात बोली वो ये है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, लिक्विडिटी स्टैंडर्ड को वो किया गया। तीसरा, मॉडिफिकेशन इन प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजनिंग के नॉर्म्स चेंज किए गए, ठीक है। थर्ड है बेटर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर कॉम्प्रिहेंसिव करने का मतलब क्या है? जो आप पिलर 3 में रिपोर्ट्स भेजते हैं उसमें कॉलम बढ़ा दिए। कॉम्प्रिहेंसिव वाला बहुत बड़े एरिया में आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है आजकल। आप जब बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट में, बेसल 3 का जो डिस्क्लोजर डालते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया, बहुत बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे जेआईबी और सीआईबी के दोनों लोग हैं। कोई मुझे बताएगा हम कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं? जेबी वाला जेआईबी वाले। जेबी पीपीबी। इट मीन्स हम कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहे जो बहुत टफ हो, या ऐसा नहीं पढ़ा रहे जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस हो, ठीक है। तो कई बार जेआईबी वालों को ऐसा लग सकता है कि बस परसेंटेज याद कर ली, पिलर याद कर ली और मेरा बेसल तैयार हो गया। ऐसा नहीं है। यही वो रीजन है जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप कहते हैं बहुत डेप्थ में पूछ लिया था। तो डेप्थ में पूछने दो, आप पढ़ के जाइए ना डेप्थ में, ठीक है। तो ये चीज अभी हम जेआईबी से कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी सुपरफ्लुअस नहीं चल रहा है, बहुत चीज बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड चल रही है। तो कौन सी 4 चीजें हैं? पहला चीज है क्वालिटी ऑफ कैपिटल, दूसरा है लिक्विडिटी स्टैंडर्ड, पहला है क्वालिटी ऑफ कैपिटल, दूसरा है लिक्विडिटी स्टैंडर्ड, तीसरा है प्रोविजनिंग नॉर्म्स और चौथा है कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर, ठीक है। तो ये बेसल 3 में 4 चीजें एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ द बेसल 3। इससे भी सीधा सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि बेसल 3 के ऑब्जेक्टिव इनमें से आउट ऑफ दीज कौन से हैं, कौन से नहीं है वाले तो बता सकते हैं, नहीं वाले में। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले 3 पॉइंट है इसके। कौन कौन से पॉइंट हैं इसमें? पहला है इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स arising from financial and economic stress whatever the source। कहीं से भी अगर आपको फाइनेंशियल या इकोनॉमिक स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसे शॉक्स को एब्जॉर्ब करना है। कोई बता सकता है कि ये शॉक्स को एब्जॉर्ब कैसे किया जा सकता है? अगर गाड़ी में शॉक्स लग रहे हैं तो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? Shock observers. कार में Spring झटके से। लग रहे हैं, कैसे सही कर सकते हैं? सॉक्स एब्जॉर्बर से। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक Yes, sir. एब्जॉर्बर का नाम हम वो बोलते हैं उसमें सॉकर या सस्पेंशन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं गाड़ी में, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर शॉक एब्जॉर्ब कैसे हो सकता है? कैपिटल से। किससे हो सकता है? कैपिटल से, ठीक है। दूसरा, इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। तीसरा, बैंक्स ट्रांसपेरेंसी एंड डील। तो बेसिकली अगर बात करें, जो उसके 4 नया चीजें लाया बेसल 3, वो 4 चीजों का समराइज ये 3 पॉइंट में यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और कौन कौन से मेजर चेंज किए उसने बेसल 1 और 2 से 3 में, क्या चेंजेस किए उसके बाद में? तो पहला आया वाला बेटर कैपिटल क्वालिटी। तो बेटर कैपिटल क्वालिटी का मतलब क्या है? वही सेट 1 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। वन ऑफ द की एलिमेंट इन बेसल 3 इज द इंट्रोडक्शन ऑफ मच स्ट्रिक्टर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को रिफाइन कर दिया उसने। बेटर क्वालिटी कैपिटल मींस हायर लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। तो हायर लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किससे होती है? Tier 1 से। टीयर 1 या सेट 1। उसमें भी टीयर 1 में भी कौन सा है? सेट 1।
This in turn will mean the bank will be stronger, allowing them to better withstand period of stress. मतलब period of stress में आप खड़े रहेंगे बैंक, ठीक है। दूसरा, जैसे अभी हमने बात करी थी, कौन सा क्या नया आ गया? सीसीबी, ठीक है, पहले नहीं था। तो अनदर की फीचर बेसल 3 इज नाउ द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऑफ कितना? 2.5, ठीक है। द एम ऑफ द आस्किंग टू बिल्ड कंजर्वेशन बफर इज टू एंश्योर, अगर क्वेश्चन आएगा आपका कि कैपिटल कंजर्वेशन क्यों मेंटेन किया है, तो आप बोलोगे टू एंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन अ कुशन of capital that can be used to absorb loss during period of financial and economic। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो एक कुशन मेंटेन करना, कुशन जानते हो? कुशन का मतलब एडिशनल, जैसे आप सोफा में बैठते हैं तो एक कुशन लगाते हैं, मीन्स कि सोफा ठीक है लेकिन एक और एडिशनल कंफर्ट के लिए कुशन, तो वो कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5%, 2.5% तक आपको मेंटेन करना है। तीसरा पॉइंट आया इसमें, काउंटर साइक्लिकल बफर। काउंटर साइक्लिकल बफर यानी ऐसा कह सकता हूं मैं, अगर ये जो एबीसी है, एबीसी को समझिएगा। ए आपका जो पुराना वाला सिस्टम था, कौन सा वाला? T1 प्लस T2 का, ये ए है। बी में क्या ऐड कर दिया उन्होंने? प्लस कर दिया क्या? सीसीबी। और सी में क्या ऐड कर दिया? ट्रिपल सीबी, जिसका नाम है काउंटर साइक्लिकल बफर, ठीक है, कंजर्वेशन बफर, ठीक है, काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन बफर, ठीक। तो यहां पर क्या है, इसमें भी बोलता है इंट्रोड्यूस विद द ऑब्जेक्टिव। यहां एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या कि ट्रिपल सीबी क्यों है? विद द ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज कैपिटल रिक्वायरमेंट इन गुड टाइम एंड डिक्रीज द सेम इन बैड टाइम। यानी अगर आप अच्छे पोजीशन में चल रहे हैं तो कुछ और मेंटेन कर लीजिए, और अगर आपका खराब समय चल रहा है तो वो इस पर कोई भी बर्डन नहीं डालेंगे। यानी बैड टाइम में सी वाला ऑप्शन मना कर दिया, लेकिन गुड टाइम में यस कर दिया। लेकिन ए और बी हमेशा मेंटेन करना है। ये ए और बी के लिए कोई गुड टाइम बैड टाइम नहीं है, ठीक है। केवल ये है कि जो बी वाला है ये बैड टाइम में आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। मेंटेन तो पहले ही कर लेना आप लोग, ठीक। तो यहां पर ये बोला द बफर विल बी रेंज फ्रॉम 0 to 2.2। अगर ये सीसीबी लागू होगा तो ये भी 0 to 2.5 तक जो भी जरूरत होगी होगा। ये 2.5 है, और T1 प्लस T2 कितना है पता है आपको? 9, 2.5। ठीक है, ठीक। अब यहां बोलता है कंसिस्टिंग ऑफ कॉमन इक्विटी और अदर फुल्ली लॉस एब्जॉर्बिंग कैपिटल, ठीक है। यानी जो कॉमन इक्विटी, ये जो सीसीबी लाना है, काउंटर ट्रिपल सीबी, ये सब कॉमन इक्विटी के पार्ट के फॉर्म में लगाना है, ठीक है। या फुल्ली एब्जॉर्बिंग कैपिटल, यानी वो पूरा पूरा आपके लॉस को करे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या मेंटेन किया है, देखिए कि मिनिमम कॉमन इक्विटी, ये कॉमन इक्विटी का नाम आ गया और टीयर 1 रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर क्या बोला इसने, minimum requirement for common equity, the highest form of loss absorbing capital has been raised under Basel 3 from 2 to 2.4 of total risk weighted asset, यानी 4.5 में। तो ये अब देखिएगा कि सेट 1 4.5 लिखा, लेकिन हम लोग कितना लर्न कर रहे हैं? 5.5। क्यों? इसलिए कि आरबीआई ने 1% ज्यादा किया हुआ। ये जो बात कर रहे हैं हम बेसल 3 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आरबीआई ने कितना कर दिया, तो इसका मतलब इंडिया में जो कॉमन इक्विटी है वो कितनी मेंटेन करनी है? 5.5, ठीक है। द ओवरऑल टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ नॉट ओनली सेट 1 बट ऑल्सो अदर क्वालिफाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल इंक्रीज फ्रॉम करंट टू मिनिमम 4 to 6। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कर रहा है पूरी पूरी किसकी? T1 की। तो T1 की कितनी कर दी उन्होंने? 6, लेकिन इंडिया में कितनी है? 7, ठीक है। ऑल्दो द मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट विल रिमेन द करंट 8, इंडिया में कितनी है? 9। 9,
ठीक हो गया? तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगला पॉइंट आया लिवरेज रेशियो। ये लिवरेज रेशियो आप लोग अपने माइंड से सही सेट कर लीजिए, ये लिवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है। ये लिवरेज रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए बिल्कुल साफ साफ। अभी बताता हूं मैं आपको। अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 has indicated the value of many assets fell quicker than assumed from historical experience. जब आप दिक्कत में होते हैं, जब रिसेशन आता है, तो जो नॉर्मल डाउन होना होता है प्राइसेस को, उससे कहीं बहुत ज्यादा तेज प्राइस डाउन होते हैं। ठीक है? Thus Basel III rules include leverage ratio to serve as a safety net. तो अगर क्वेश्चन आएगा विच रेशियो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच रेशियो इज यूज फॉर सेफ्टी नेट। अब उसमें क्या होगा, वो लिवरेज रेशियो के साथ साथ कोई 3 रेशियो और दे देगा जो आपके कॉमन सेंस में आपने सुने होंगे, जैसे LCR दे सकता है आपको, उसके बाद करंट एसेट दे सकता है आपको, डेट इक्विटी रेशियो, कुछ भी दे सकता है चार। तो सेफ्टी नेट के लिए बेसेल में जो रेशियो यूज किया गया, कौन सा यूज किया गया? लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो। ठीक है? अ लिवरेज रेशियो इज द रिलेटिव, अभी आ गया उसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला, रिलेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल टू टोटल एसेट्स। अब देखना बहुत ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को आपको किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, यहां समझ लीजिए आप। देखो क्रार कैसे निकलता है, क्रार कैसे निकलता है? कैपिटल अपॉन टोटल RWA इंटू 100। बोलिए ये फॉर्मूला है? यस सर। अच्छा, अब ये लिवरेज रेशियो कैसे निकलता है? लिवरेज रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल अपॉन एसेट इंटू 100। क्या डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में? रिस्क वेट है फर्क दिख रहा है आपको कि लिवरेज रेशियो निकालने के लिए आपको रिस्क वेट का झंझट नहीं करना है। आप सूद पूरा एसेट उठाइए और उसका लिवरेज रेशियो निकालिए, कोई कैलकुलेशन नहीं। अगर आपका 10,000 करोड़ का एडवांस है, 10,000 करोड़ इंटू मेंटेन कितना करना है? मेंटेन के लिए बोला लिवरेज रेशियो सेल भी कितने %? 4। किन के लिए? 3 जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनके लिए 4% एंड 3.5 फॉर द अदर बैंक। यानी जिनका नाम दुनिया में चल रहा है, जिनका नेम दुनिया में चल रहा है, उन बैंकों को कितने % मेंटेन करना है LR? 4%। 4%। अदर बैंकों के लिए उन्होंने कहा 3.5 से भी चलेगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि करार तो हमें मेंटेन कितना करना है? 9। LR कितना मेंटेन करना है? 4 फॉर डी से 3.5 अदर। 4% उनके लिए और अदर्स के लिए कितना है? 3.5। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जरा जोर से बोल दीजिए हाँ, और इसमें यूट्यूबर भी बोल Yes, दीजिए sir. जरा। जी सर। अभी मैं जय माता का जयकारा लगाता तो सब बोलते, है ना? अरे आपके लिए तो जय माता दी का जयकारा यही है। चलो, ऐसा लग रहा है सुस्ती लग रही है लोगों में, कोई बात नहीं नहीं। चलो, तो ये क्लियर हो गया कि आज LR और CRR में कोई आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ नॉट रिस्क वेटेड। दिस एम्स टू पुट ए कैप ऑन स्वेलिंग ऑफ लिवरेज इन द बैंकिंग सेक्टर ऑन ए ग्लोबल बेसिस। ठीक है, अब ये पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था ये अब हट गया है, जो ये व्हाइट रंग से वो किया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें और कलर भी यूज करता हूँ, येलो कर लेता हूँ। ये जो लाइन थी अब ये लाइन हटा दी गई है नीचे वाली। ठीक है, ठीक है, 2018 से जो इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसको क्या करा गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। क्लियर है पॉइंट? Yes, यस sir. सर। चलो आगे बढ़ते। हाँ, तो यहाँ बोला सर्टेन नॉर्म्स हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एसेट्स फॉर द पर्पज ऑफ। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट उसने बोला कि लिवरेज रेशियो जब आपको मेंटेन करना है
तो उसके लिए जो टोटल एसेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका कंप्यूटेशन का एक स्पेसिफाइड तरीका उन्होंने निकाला। दिस रेशियो इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एवरी क्वार्टर टू आरबीआई थ्रू द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द मिनिमम लिवरेज रेशियो एट ऑल टाइम। दिस हैज बिकम इफेक्टिव फ्रॉम इतना इतना इतना, ठीक है। अक्टूबर 2019 से ये कंपलसरी कर दिया गया है। और इसमें एक बात और कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो आपको क्वार्टरली डिस्क्लोज करना है आरबीआई को, ठीक है। एक आंसर ये और आ गया। अच्छा, अब आया अगला वाला लिक्विडिटी रेशियो। क्या आया? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नाम से जाता है, एलसीआर। इसका नाम क्या है? एलसीआर। तो एलसीआर में क्या है देखिए, अंडर बेसल 3 a framework of liquidity risk management will be created, a new liquidity coverage ratio, ठीक है। एंड अब ये इसके बारे में बताता हूं। तो अब यहाँ पे एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये लिवरेज रेशियो से अलग है। क्या बोलते हैं? हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। एलसीआर इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी। अब स्टॉक से मतलब क्या है, कोई बता सकते हैं? स्टॉक से मतलब शेयर्स कैपिटल। स्टॉक से मतलब शेयर कैपिटल। शेयर टाइप की कैपिटल को स्टॉक बोलते हैं ना, स्टॉक मार्केट, ठीक है। जी। उसने बोला हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू द टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 330 कैलेंडर। अब देखो, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एलसीआर वो रेशियो है जो आपके नेक्स्ट 30 डे कैलेंडर डेज के रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट 30 डे की लिक्विडिटी को कवरेज करने के लिए आपने कितना HQLA रखा हुआ है। CIB में इसका एक प्योर चैप्टर है, शायद 15 नंबर यूनिट है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन JIB CIB वाले इतनी चीज बेसिक कॉन्सेप्ट से करके चलिए, ठीक है। आपकी बुक में है JIB वालों, आप वहां जाके ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया या बहुत टफ आ गया, ठीक है। इसलिए कोई भी टॉपिक पढ़िए, मस्त बुके पढ़िए, पूरा पढ़िए उसको। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एलसीआर पर्पज कितने डेज के लिए मेंटेन किया जाता है? एलसीआर ओवर 30 डेज। ओवर 30 days, 30 डेज 30 calendar days। हाँ, एक बात सुनिए, ये ओवर से आप कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं? ये ओवर नहीं है, ओवर द नेक्स्ट 30 डे, यानी 30 दिनों में। ये ओवर नहीं वाला, ओवर नहीं है कि 30 के बाद, ठीक है। आई बताऊंगा मैं थोड़ा सा और इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज में आपको क्या लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होनी है, वो कैसे आपको पता लगेगी कि आप अपनी लिक्विडिटी को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? किससे पता लगेगा? स्टॉक ऑफ HQLA अपॉन नेट कैश फ्लो। हाँ, एलसीआर से पता लगेगा, जिसमें कि आपको HQLA मेंटेन करना है। क्या करना है? HQLA, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, ठीक है। अनदर प्रेस्क्रिप्शन फॉर द लिक्विडिटी मैनेजमेंट इज द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। एक और रेशियो आ गया, NSFR, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो is defined the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. The LCR is required to be maintained at 100% with effect from itna, while NSFR is maintained itna 100% from कब से? NSFR जो है वो मोर देन 30 डेज के लिए है। किसके लिए है? मोर देन 30। मोर देन, लॉन्गर पीरियड में। इसको बोलते हैं स्टेबल फंडिंग, यानी आगे भी सही चलता रहेगा आपका। तो उसने बोला हुआ है कि आपको 1 अप्रैल से NSFR 21 से पूरा करना है और 19 से क्या करना था आपको? LCR करना था। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको उसमें लेके जाऊंगा, RBI की वेबसाइट पर। क्यों लेके जाऊंगा जब बताओ? 1 अक्टूबर से है सर। हाँ, इसमें थोड़ा सा इन्होंने वो किया था, क्योंकि ये जो सर्कुलर जारी हुआ था उसके बाद कोरोना का कहर आ गया था, तो इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने
चेंज किया था, 1 मिनट रुक जाइए। वरून पाणी खाली पडी राहील बरं का. थोड़ी देर में आप लोगों का माइक बंद कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने घर में पानी वानी गर्म कराने लग गए। ये आप स्क्रीन दिख रहा आपको? स्क्रीन दिख रहा ना आपको? स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, मैंने आपका माइक बंद कर दिया। हाँ या ना, अभी नहीं सुन पा रहा। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर. यस सर. ठीक है। ये पैराग्राफ देखिए आप। अच्छा, क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हम लोग डेप्थ पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, शॉर्टकट होना चाहिए, 10 क्वेश्चन बता दीजिए उसमें से आ जाएगा कुछ, अभी भी नहीं सोच रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं लग रहा सर. नहीं सर. बिल्कुल मत, मतलब वो सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि हल्का हल्का पढ़ लीजिए। पेपर दे के आ रखे हैं, आपको पता है किस तरह का पेपर आने लग गया है। ठीक है, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बाकी आप लोग कितना रिटेन कर पाते हैं वो देखिए। आप में से कोई इंडियन बैंक में है? यस सर. कौन से पोस्ट डेजिग्नेशन पे हैं आप वहाँ पे? एबीएम. एबीएम क्या हुआ नाम वहाँ पे, डेजिग्नेशन क्या हुआ एबीएम? असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर. अच्छा, असिस्टेंट तो ब्रांच स्केल 1 मैनेजर. 2। स्केल 1 सर. अच्छा, अभी आपके एजीएम्स की बेसिल की ट्रेनिंग हुई थी चेन्नई में दिवाली से एक दिन पहले। आपको आइडिया है कुछ इसका? नहीं सर. नहीं आइडिया है। कौन बोल रहे हैं, नाम क्या है आपका? आदित्य मिश्रा. अच्छा, आदित्य मिश्रा जी। तो इत्तेफाक से आपके चेन्नई ट्रेनिंग सेंटर में हमारे जोशी सर हैं, और जोशी सर के कुछ वीडियोस हमारे कोर्सेस में अभी हैं। ठीक है, चीफ मैनेजर ट्रेनिंग है वो। और उनको अचानक एक दिन पहले पता लगा कि सर की एजीएम्स का बैच आ रहा है, वहाँ बेसिल का लेक्चर होना है। उनका फोन मेरे पास आया, मैंने जो है कुछ लेक्चर्स उनको दिए, पहले भी उन्होंने देख रखे थे, और उनका भी हाईली एकेडमिक है, मतलब नॉलेज के मामले में कोई कमी नहीं है। जी. तो वो हमारे लेक्चर प्लस अपनी थ्योरी को मिला करके उन्होंने एजीएम्स का वो बैच 1.5-2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट किया। और बाद में उनको भी अच्छा लगा कि भाई ठीक है, बेसिल वेसिल क्या है, क्योंकि और जो एजीएम्स थे वो उतना प्योरली जो है वहां पर वो नहीं थे, इक्विप्ड नहीं थे, क्योंकि ब्रांचेज में कहाँ बेसिल होता है कहीं ब्रांचेज में बेसिल? नहीं सर. कभी सुना कि ब्रांच मैनेजर ने कहा अरे बेसिल के लिए इसको करना पड़ेगा आज ही, रिटर्न भरना नहीं, कि नहीं इसका ऐसा करो, इसका कितना आप एफडीआर ले रहे हो, बेसिल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ बोलते सुना? कभी नहीं सुना होगा। नहीं. तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ये बड़ा हवा हवा चल रही है, लेकिन सीख लोगे तो शायद काम आ जाएगा। ठीक है, जी सर. चलो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, एलसीआर स्टैंडर्ड एम्स फॉर द लेवल, या हम ऐसे कहते हैं इट्स लिक्विडिटी नीड फॉर कितने डेज? 30 days. 30. ठीक है, ये एलसीआर के लिए, एलसीआर में कौन सा वर्ड है ये? QLA. एचक्यूएलए। और जो एनएसएफआर है वो किसके लिए है? वो स्टेबल फंड्स, अवेलेबल स्टेबल. हाँ, उसके लिए कुछ और बात बताई थी मैंने, उसकी रिक्वायरमेंट कब है? मोर देन 30 days का. हाँ, मोर देन 30 डेज। अच्छा, ये एक स्लाइड आपको दिख रही है, देखिए एलसीआर को 1 जनवरी 19 में क्या करना था? 100% करना. 100% करना, यही है ना? ठीक है, जी. अच्छा। और अब बात करते हैं हम उसकी दूसरे वाले की। सीआईबी में जब हम वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है इसके बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में दिया हुआ है। ये यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ एलसीआर कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सीआईबी का मामला, इसलिए अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा।
आप लोगों में भी इससे कोई सर्च करिए कि उसमें क्या इसके बारे में कोई चीज आई है क्या, लेटेस्ट कोई गाइडलाइन। ये सर्कुलर तो पुराना है शायद ना, नहीं यही है 20 का है ना, इसी मिल जाएगा। ये 17 अप्रैल 20 का सर्कुलर है, ठीक है। इसमें ये देखिए लाइन, दिख रहा है आपको? ये बोलता है फर्दर बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन LCR 100% with effect from 1st January in order to accommodate the burden on banks cash flow on account of COVID। ठीक है, तो बेसिकली LCR को पहले कब रखा गया था? 1 जनवरी से। लेकिन कोविड में क्या किया गया, इसको 100% के लिए कौन सी डेट दे दी गई? 1 अप्रैल। तो इसका मतलब अभी जो है ये मामला ठीक है, 100% पे रिक्वायर्ड है अभी, ठीक। तो LCR आप लोग ध्यान रखेंगे 100% रखना है। जो 19 की डेट थी, अब उसकी डेट कौन सी होगी, कट ऑफ डेट? हाँ 1 अप्रैल हो गई, ठीक है। और ठीक है, तो इसके लिए हमारी LCR के लिए ये डेट हो गई हमारी 100% हो गई 1 अप्रैल, ठीक। तो अब हमारा वो डाउट दूर हो गया वहां पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ये, इसको अब हम ये जो डेट है हमारी, इस डेट को हम लोग कितना कर लेंगे? 100%। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1 अप्रैल को 2021 को। और इधर जो ये NSFR है, NSFR के लिए और देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये तो 1 अप्रैल लिखा हुआ है पहले से। हाँ ये लिखा तो है, लेकिन इसमें नया सर्कुलर देख लेते हैं ना एक बार। जी, हो सकता है कि उसको थोड़ा और हाई कर दिया गया हो। ये सर्कुलर है, स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी 1 मिनट, दिख रहा अभी स्क्रीन? 5 फरवरी का सर्कुलर है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम लोग 1 अक्टूबर। ये देखिए यहाँ पे, ये आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, है ना। ये in view of the ongoing stress on the COVID, it has been decided to defer the implementation NSFR guideline for the period of 6 months. Accordingly, NSFR guidelines shall come into force in the कब से? 1 अक्टूबर। क्लियर है ना? जी। बेसिल तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इतना डेप्थ में शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे ना। ये देखिए 1 अप्रैल की जगह ये हो गया 1 अक्टूबर। अब कोई भी डाउट कहीं से कहीं तक नहीं है, ठीक। चलो अगला पॉइंट क्या कहता है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब क्या, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट से मतलब क्या है? जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट मतलब क्या हुआ? मतलब इनके फेलियर से पूरा सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियली कंट्री के लिए फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट सर। ठीक है, सिस्टमेटिक का मतलब अगर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क में यही होता है कि एक गड़बड़ हुआ, उसके वजह से दूसरा हुआ, उसकी वजह से तीसरा हुआ, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो ऐसे इंपॉर्टेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे डूबते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़े बड़े नहीं डूबने चाहिए, तो उनके लिए बोलता है एज ए पार्ट ऑफ मैक्रो प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स विल बी एक्सपेक्टेड to have loss absorbing capacity beyond Basel III
requirement. Option of the implementation include capital surcharge, contingent capital and bail in debt. अब सुनिएगा जरा, ये कहता है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बोला जो लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बियॉन्ड बेसल 3 जाए। तो बेसल 3 में कितने परसेंट है? 9%। 9 प्लस क्या है? 2.5। 2.5 वो कहता है कि इससे भी ऊपर मेंटेन करें, वो ऐसा सोचना है कि उनको औरों की तरह नहीं, उनको और उससे ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, डीसिप सर इसमें आएंगे? क्या चीज? डीसिप बैंक डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट, कौन से बैंक बोला? डीसिप डोमेस्टिक अच्छा, सिस्टमैटिकली नहीं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, उसमें बैंक ही नहीं, एनबीएफसी भी आएंगी, माइक्रो फाइनेंस भी आएंगे। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंट्री या वर्ल्ड में ज्यादा फेम में चल रहे हैं, जिसमें कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है, बिजनेस बहुत ज्यादा है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई और इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे पेमेंट बैंक हो। मतलब ये जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई, तो यहाँ इसने वर्ड यूज किया हुआ है, क्या वर्ड यूज किया हुआ है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये देखिए, ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? वो बैंक भी हो सकता है, एनबीएफसी भी हो सकता है, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबको करने की बात करी है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं इस पॉइंट पे। एज पर बेसल 3 गाइडलाइंस, सेंट्रल बैंक individual of countries which decide the implement Basel 3 norms will issue their own norms। ये वर्ड आ गया, देखो, वो अपने भी नॉर्म्स हैं। वो कहता है बिसाइड्स, मतलब उसके अलावा भी कुछ और चीजें उसने करनी है। विल इश्यू देयर ओन नॉर्म्स एंड टाइम फ्रेम फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर अबव ब्रॉड गोल्स टू बी अचीव्ड। तो वो बोला है कि उसने कि बेसल 3 गाइडलाइन के अलावा बैंक अपने अपने गाइडलाइंस भी जारी कर सकते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन इंडिया द सेम आर इश्यूड बाय द RBI. Originally, RBI had issued the draft guideline. However, final guideline have been issued in the internet. नहीं, ये कुछ नहीं। चलो आगे आ जाओ। Major features of guidelines issued by अब RBI ने क्या क्या चीजें करी। तो यहाँ पर बेसल 3 के लिए ये जो डेट है, ये डेट सही लिखी है, गलत लिखी है, जरा बता देना। ये जब बुक रिवाइज हुई थी 1.5 साल पहले, उस समय अप्रैल 21 किया था, लेकिन अभी हम सबको मालूम है कि बेसल 3 को कहां तक ले गए हो? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर करेगा। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना कि बेसल कभी भी एंड डेट से नहीं होता है, बेसल हमेशा ओपनिंग डेट से होता है। एंड डेट का मतलब ये जब वहां क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा 31 मार्च 2021, तो ये नहीं होगा, यानी 31 मार्च 2021 तक आपका पुराना रूल चल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल या जो अब नया हो गया 1 अक्टूबर से बेसल 3 हमारे इंडिया में पूरी इंप्लीमेंटेशन में आ गया है, आपको फॉलो करना है। ठीक है, द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द इम्प्लीमेंट बेसल 3 गाइडलाइन में बी हायर ड्यूरिंग द लेटर ईयर, बैंक नीड टू कीप नाउ, यानी आने वाले समय में बढ़ सकती है। जैसे सबसे पहला नाम किसका है, कौन सा है जिससे बढ़ेगी? वो ट्रिपल CB से बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें ये हिस्टोरिकल है, कुछ नहीं है। ये पॉइंट, ये बुक में जो येलो कलर से हमने लिखा हुआ है, ये एडिशन हुआ है, जिनके पास पुरानी बुक है वो ध्यान रखिएगा।
The guideline for disclosure requirement as per Basel III framework have become effective. These requirements are enhanced as and when additional provision are put in place. तो उसने कहा कि जब भी आप मतलब आरबीआई एडिशनल प्रोविजन की बात करेगा तो आपके जो डिस्क्लोजर हैं वो उनका फॉर्मेट जो है कुछ चेंज हो सकता है इधर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक देखिएगा यहाँ पे, द गाइडलाइन रिक्वायर द बैंक टू मेंटेन मिनिमम टोटल कैपिटल कितनी 9%। 9%। 8% क्या है इंटरनेशनल इंटरनेशनल। तो हमारे वहां तो क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सेट 1 कितना है, अभी यहाँ पे देखो ये वर्ड भी कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं आप लोग। वहां पूछता है कि 5.5% ऑफ टोटल एडवांसेस, तो वो गलत हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा बार बार आपका RWA। इन एडिशन द मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल इतना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिक्वायर दीज टू बी ओनली कितना, वो हमने पहले भी बता दिया। इंटरनेशनल में इतना है, इंडिया में कितना है ये 5.5। सीसीबी हमारे वहां कितना है 2.5, ठीक है। और ये किस फॉर्म में रखा जाएगा सीसीबी, सेट 1 नहीं, हाँ सॉरी सेट 1 कॉमन इक्विटी, ठीक है। सीसीबी डिजाइन टू इंश्योर दैट बैंक बिल्ड अप कैपिटल बफर्स ड्यूरिंग कौन से टाइम में, नॉर्मल, और यूज कब करेगा एट टाइम। हाँ, तो अभी क्या है इंडिया में कौन सा टाइम चल रहा है, बैड। अभी एकदम से स्ट्रेस टाइम नहीं चल रहा है, मतलब इसको हम वो कोरोना चल रहा है लेकिन ऐसा स्ट्रेस मैंने यानी कि एक तरह से कहना चाहिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना वो भी एज सच उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। इंडस्ट्री ग्रोथ कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन अभी भी क्राइसिस का नाम नहीं दिया गया है। तो अभी हम इसको नॉर्मल टाइम मान रहे हैं, इसीलिए 1 अक्टूबर को हमें ये सीसीबी क्या करना है, मेंटेन कर लेना है, ठीक है। ललित कुमार साहू जी, आपके घर में दिवाली अभी खत्म नहीं हुई है लग रहा है। माइक आप लोग बंद रखा कीजिए जब आपसे बोला जाए तो, ठीक है। इंडियन बैंक्स बेसल 2 आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन, तो इसको हम बार बार नहीं पढ़ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। द न्यू नॉर्म्स डू नॉट अलाउ बैंक टू यूज कंसोलिडेटेड कैपिटल ऑफ एनी इंश्योरेंस और नॉन फाइनेंशियल सब्सिडी फॉर कैलकुलेटिंग। अब देखो इस पॉइंट को समझ लीजिएगा। हाँ जी, इस बात को कोई क्लियर कर पाए, क्या लिखा है, न्यू नॉर्म्स डू नॉट अलाउ बैंक्स टू यूज कंसोलिडेटेड कैपिटल ऑफ एनी इंश्योरेंस एंड नॉन इंश्योरेंस फाइनेंशियल सब्सिडी फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स नहीं, प्रोडक्ट से मतलब नहीं। यहाँ पे यहाँ देखो एक वर्ड लिखा हुआ सब्सिडरी। तो क्या होता है, अगर आपके पास 500 करोड़ रुपीज है, ठीक है, और आपने उसमें से 100 करोड़ रुपीज की एक सब्सिडरी खोल दी, तो आपकी कैपिटल, प्योर कैपिटल कितनी ट्रीट की जाएगी 400। वो ये कहता है इसको कंसोलिडेट नहीं करना है आपने, अगर आपने अपनी कैपिटल कहीं और लगा दी तो उसकी हो गई वो बात। सुने, इसमें देखो लिखा हुआ डू नॉट अलाउ बैंक्स टू यूज द कंसोलिडेटेड कैपिटल ऑफ द एनी इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस, यानी कोई भी आपकी इंश्योरेंस और नॉन फाइनेंशियल सब्सिडी। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, वो कहता है कि आपकी इंश्योरेंस की सब्सिडरी या नॉन फाइनेंशियल को मना कर रहा है, लेकिन अगर आपकी कोई बैंकिंग सब्सिडरी है तो उसको आप कंसोलिडेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है। किसी को क्लियर हुआ है पॉइंट? और एक जैसे बार आप हाँ सर, जैसे आपने, मैं हाँ बताता हूँ एग्जांपल। SBI है, SBI का एक SBI लाइफ नाम से है कंपनी जी, ये सब्सिडरी है, लेकिन SBI ने है
चलो, एसबीआई ने मान लिया एक आपका ट्रैवलिंग बिजनेस भी शुरू कर दिया। कौन सा बिजनेस? ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग। और एसबीआई ने एक बैंक खोल लिया, सब्सिडरी बैंक। ठीक है, एसबीआई का अपना कैपिटल 500 करोड़ है, 100 यहां लगा रखा है, 200 यहां लगा रखा है और 150 यहां लगा रखा है। कोई बताइएगा कि कितना कैपिटल हम लोग इस केस में ले सकते हैं बैंक में एज पर न्यू बेसल नॉर्म्स? 200 करोड़। ना 750 करोड़। 750 करोड़। 200 करोड़ या 650? 200 करोड़। 650 सर, 650 650 आएगा। वो ये 650 कहता है कि एसबीआई लाइफ का छोड़ दो, हाँ ट्रैवलिंग का छोड़ दो, जी। बस अपना और उसका ले लो। अच्छा, बैंक। क्लियर हो गया 500 पॉइंट में से नहीं दी। है? क्या कोई डाउट है? अभी भी नहीं होना चाहिए। चलो, तो हमने सर बोला इसका एग्जांपल ये भी सर हाँ, सर इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे एसबीआई लाइफ है हाँ, या फिर जो जैसे आरआरबीज में जो बैंकों का अपना पोर्शन होता है, वो तो यही तो बोला parent- मैंने, ये तो आरआरबी में जो पोर्शन है वो इंक्लूड होगा, लेकिन वो इंक्लूड होगा कंसोलिडेट बेसिस में। कंसोलिडेट का मतलब है जब आप पूरे बैंक का कैपिटल एडिक्वेशन निकालेंगे तो उसमें आप उस कैपिटल को भी अपने में शामिल करेंगे। और लेकिन एसबीआई लाइफ या एसबीआई कार्ड का इंक्लूड नहीं होगा। नहीं करेंगे, नहीं, एसबीआई कार्ड के लिए नहीं बोला इसने। अच्छा, एसबीआई कार्ड एक तरह से आपका बैंकिंग टाइप का ही बिजनेस है, तो उसका इंक्लूड हो, खाली इंश्योरेंस हाँ। को एनबीएफसी को इंश्योरेंस छोड़ और दिया। अदर बिजनेस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, सर यस बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कंसीडर करी जाएगी। वो करेंगे बिल्कुल कंसीडर। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है लिवरेज रेशियो। हमने बात तो पहले कर ली थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या है लिवरेज रेशियो में हमारा? लिवरेज रेशियो हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बेसल 3 टू रेगुलेट बैंक्स व्हिच हैव ह्यूज ट्रेडिंग बुक एंड ऑफ बैलेंस शीट डेरिवेटिव पोजिशंस। अब देखिएगा यहाँ पे एक नया पॉइंट निकल के आया है। लिवरेज रेशियो में उसने बोला जो ह्यूज ट्रेडिंग बुक से मतलब जो इन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लस ऑफ बैलेंस शीट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए लिवरेज रेशियो को बहुत मतलब इफेक्टिव उसमें वो करना इंप्लीमेंट। हाउएवर इन इंडिया most of the banks do not have large derivative activities so as to arrange enhance cover of counterparty credit risk। अब क्या बोला इसने भाई, इंडिया में अधिकतर लोग जो हैं अधिकतर बैंक ये इस पोजीशन पे काम नहीं करते, डू नॉट हैव लार्ज डेरिवेटिव एक्टिविटी पे काम नहीं करते, सो एज टू अरेंज एनहांस्ड कवर फॉर काउंटर पार्टी कंट्री क्रेडिट रिस्क। अब काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कोई बताएगा? क्रेडिट रिस्क होता है सिंपल लोन वाला, लेकिन अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पॉइंट पे आपको पहला तो है कि काउंटर पार्टी रिस्क शुरू हो जाता है कि सामने वाली पार्टी, और अगर वो आपका पैसा नहीं देती है तो वो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसने बोला हुआ है कि जो एनहांस कवर करके रखना है किसके लिए, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आया लिक्विडिटी नॉर्म्स। लिक्विडिटी में कौन सा नाम है पहला वाला? एलसीआर। पहला नाम क्या है? एलसीआर। ठीक है, काय के लिए है वो, किस लिए है वो? 30 डेज। ठीक है, अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। इंडियन बैंक्स वर फॉलोइंग द नॉर्म्स सेट बाय आरबीआई एसएलआर सीआरआर which are liquidity buffers. Thus, the aspect of Indian banks were better placed over many of their overseas counterparty. इसका मतलब क्या है कि इंडिया में
एक अलग से लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करे जाते हैं। कौन कौन से करे जाते हैं? SLR, CRR। किए जाते हैं ना, ठीक है। अब इन्होंने एक नया पंगा डाल दिया। किस चीज का नया पंगा डाल दिया? LCR। LCR का। लेकिन अभी जब हम एक पेज पढ़ रहे थे तो उसमें कहीं SLR CRR का नाम आया था, किसी ने ग्लिम्स लिया था उसका? जब मैं वो पलट रहा था तो उसमें एक जगह पे SLR CRR का नाम आया था। ये देखो आया, एक्सेस CRR बैलेंस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ मिनिमम SLR, दिख रहा है स्क्रीन पे? जी सर। हाँ, सर तो इसका मतलब ये है कि SLR CRR इंडिया में पहले से मेंटेन हो रहा था, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने एक LCR का कॉन्सेप्ट ला दिया, तो यहाँ पर जो CRR और SLR से ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, एक्सेस है आपका, वो कहाँ कंसीडर कर लोगे आप? LCR में कर लोगे, ठीक है। In India, as per the RBI guidelines, the level of LCR had been phased in 60 to 100। अब यहाँ पे एक बार देखिए, अब आपको ये लाइन ऐसा नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी जरा बताओ तो? क्योंकि ये अब आप पीरियड सीधे निकल कहाँ गया। पहुंच गए हैं? 21%। हाँ, मतलब 100% में आ गए आप सीधे, ठीक है। और NSFR कितना है? वो भी 100% है। NSFR कब का है? 1 अक्टूबर का है, ठीक। चलो आगे देखो, आगे अगला पॉइंट आता है काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर का। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, these guidelines set down the framework of the CCB has been made effective immediately। तो इसको इमीडिएटली किया है, लेकिन अभी तक RBI ने बिल्कुल भी CCCB इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मींस उसने कोई भी परसेंटेज इसकी डिसाइड नहीं करी है, लेकिन वो जब चाहेगा तो लगा सकता है, ठीक। अब इंडिया में अगर बात करें कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स कौन से हैं? स्टेट बैंक, ICICI और HDFC। इसमें कुछ नए नेम और ऐड हुए हैं, कोई बता सकता है? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है किसी को पता? ये क्रैश हो, मॉमी क्रैश हो जाएगी। है PNB BOB हो सकता है सर, मर्जर के। नहीं हो तो सकता है, लेकिन है कौन से? PNB BOB होना चाहिए। एक्सिस सर। एक्सेस नहीं, एक्सेस की पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है। बंधन ये है बैंक। बैंक 18 का बड़ा मार्च है। तीन नेम ही दिखा रहा है इसमें, अगला तो दिखा नहीं रहा। ये स्क्रीन पे देखिए जरा, तीन ही दिखा रहा ना? जी। ये फेल करके तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। हाँ, मतलब ये मानते हैं कि ये तीन बैंक फेल होंगे अगर, तो इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। एक ये आ रहा है, देखो ये लाइन को देखें जरा। ऑल्सो रीड SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक इज लिस्ट टू बैंक सेज RBI। ये वाला पैराग्राफ करना। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक and Canara Bank have pushed ICICI Bank to the 6th position in terms of asset size. Business Standard reported SBI continue to be the top of the list, followed by HDFC Bank। CFC। लेकिन नो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है उसमें ये भी शामिल है। कौन? BOB, अदर देन PNB, 3। कैनरा। हाँ, अदर देन 3 कोई शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे CCB की, काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर की, तो इसमें आपको पता है कि इन रेंज कितना है? 0 to कितने % है? 2.5। 2.5।
ये रेंज है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है, हुआ। ठीक है। और आगे विच कुड बी इम्पोज्ड ऑन बैंक्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है। यानी गुड टाइम, किस समय पे अप्लाई करेगा ये? गुड टाइम, गुड टाइम। गुड टाइम और एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ जब हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ होने से फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है? काउंटर पार्टी रिस्क, हाँ, अगर वो लोन डिफॉल्ट होंगे तो इमीडिएटली क्या रिक्वायर्ड होगा आपको? कैपिटल, लिक्विडिटी, कैपिटल। हाँ, तो लिक्विडिटी कैपिटल। तो उसी लिए उसने कहा है कि जब बहुत एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ चल रही है उस समय पर, ठीक है। इसको हम CIB वाले में अलग से और डेप्थ में पढ़ेंगे। ऑल्सो देयर इज ए प्रोविजन फॉर ए हायर कैपिटल सरचार्ज ऑन सिस्टमेटिकली। अब यहाँ पर उसने बोला हुआ है जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं उनको हर चीज में क्या करने को बोला हुआ है? एडिशन, क्या रखना है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव्स इन साइकिल्स एंड बैंकिंग सिस्टम इज inherently pro-cyclic. During upswing carried away by the boom, banks end up in excessive lending and unchecked risk build-up. अब देखो सुनो, यहाँ ये पॉइंट बोल रहा है कि जब बैंक एक्सेस लेंडिंग करता है तो क्या नहीं चेक कर पाता है? कंप्लायंस नहीं, रिस्क बिल्डअप, रिस्क प्रोफाइल, यानी रिस्क प्रोफाइल बढ़ा उसे ये होश नहीं रहता है। विच कैरी दीज सीड्स ऑफ ए डिसएस्ट्रस डाउनटर्न, और इसी यही जो है इन्हीं वजह से फ्यूचर में डिसएस्ट्रस टाइम आता है, ठीक है। द रेगुलेशन क्रिएट एडिशनल कैपिटल बफर्स टू लेंड फर्दर वुड एक्ट एज ए ब्रेक ऑन अनब्रिडल्ड बैंक lending. Also, there is a provision for higher capital surcharge on systematically important bank. ये सारा कॉन्सेप्ट किस में आता है हमारा कवर पर? काउंटर साइक्लिकल बफर में, ठीक है। आगे क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क कैपिटल। अब यहां पर देखो, जिसको हम RAROC का नाम देते हैं, क्या बोला मैं? एडजस्टमेंट रिस्क कैपिटल। Basel II failed to demand adequate loss absorbing capital to cover market risk. यानी उसमें मार्केट रिस्क को कवर करने का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था। टू रेमेडी दिस, Basel III strengthens to counterparty credit risk framework in market risk instrument. अब एक क्वेश्चन अगर आपसे आएगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कहाँ होता है, कोई बताएगा कहाँ बोला था मैंने? काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क कहाँ होता है? जब इन्वेस्टमेंट किया होगा तब इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ पर क्या चीज होती है वो? मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। लोन्स पे नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट पे। दिस इंक्लूड द यूज ऑफ स्ट्रेस्ड इनपुट पैरामीटर टू डिटरमाइन द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर काउंटर पार्टी क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। बिसाइड्स देयर इज ए न्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट नोन एज, कौन सा? CVA। अब ये वर्ड अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप सोचेंगे ये आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। क्या बोला? कि एक न्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका नाम क्या है? CVA, क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क कैपिटल चार्ज फॉर, किसके लिए है ये? ओवर द काउंटर derivatives to protect bank against the risk of decline in the credit quality of the counterparty. तो over the counter OTC, over the counter derivatives के लिए जो रिस्क कैपिटल चार्ज मेंटेन करनी है उसको एक एडिशनल नाम, क्या नाम दे? प्रॉब्लम हो रहा था। आ गया आवाज? यस सर, सही है। हाँ, सेल वीक हो गया था, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे? बस CBA के बारे में बोल रहे थे सर। हाँ, CVA। तो CVA के लग का आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे जो
ओवर द काउंटर आपके डेरिवेटिव्स होते हैं। एक सेकंड वेट करिएगा जरा। ये YouTube में जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है कि जो दिवाली का ऑफर चल रहा था वो अभी कंटिन्यू है। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन के कोर्सेस को बाई कर सकते हैं। बहुत बस 10-15 मिनट और लगेंगे, ये चैप्टर हम पूरा करेंगे आज। ठीक है, जिसको कहीं जाना है तो चले जाए, वो अपने रिस्क में जा सकता है। हमने पहले से आपको बोला हुआ है हॉलीडेज के दिन में मॉर्निंग 9 से लेकर के 1 PM तक का जो टाइम है वो क्लास के लिए रिजर्व रखिए, उसके बाद चले जाइए। इसीलिए नाइट को क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नाइट में आप कहीं जा रहे हैं डिनर वगैरह में तो फिर आप कहेंगे जी अब क्लास है, इसलिए ये काम करके जहां जाना वहां जाइए आप। ठीक है, हाँ आगे। सीबीए थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे प्लीज। हाँ, सीवीए की बात कर रहे थे। पहली बात तो ये मेंटेन करना है जो डेरिवेटिव बिजनेस होता है हमारा। डेरिवेटिव बिजनेस का मतलब क्या होता है? जो हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। वहां पर जैसे ये कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शंस। हाँ, तो ये जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से आपको सीवीए, क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट के लिए आपको एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट करनी है, जिसका नाम है सीवीए। ठीक है, और रिस्क कैपिटल चार्ज का मतलब ये है कि आपकी जो कैपिटल है उस कैपिटल में से कितना कैपिटल रिस्क के लिए रिजर्व है, उसको बोलते हैं कैपिटल चार्ज। ठीक, आगे देखिए, रिजर्व बैंक प्रिस्क्रिप्शन ऑन कैपिटल एंड लिवरेज नॉर्म्स। आरबीआई हैज प्रिस्क्राइब्ड हायर कैपिटल एंड लिवरेज नॉर्म्स इन इंडियन बैंक्स। तो ये तो हमने कई बार पढ़ लिया, इसको छोड़ दीजिए। ये टेबल भी हम लोग जानते हैं, छोड़ दीजिए। एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स है कि अदर कंट्रीज में कैसे मेंटेन हो रहा। आप देखिए कि ये जो मिनिमम जो सेट 1 वाला जो क्राइटेरिया है, जो सेट 1 वाला क्राइटेरिया है वो इंडिया में यहाँ पर है मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो। इंडिया में कितना है ये? 11.5। वो इस तरह से है कि +1 कर लेंगे आप। ठीक है, सॉरी, बेसल का ये है, इंडिया में है ये है, +1 कर लिया। ठीक है, और ये जो है आपका सेट 1। अब सेट 1 में इतना कैसे आया? 5.5 प्लस 2.5, वो उसका क्या बोलते हैं, सीसीबी का। ठीक है, अदर कंट्री में आप देखिए कि साउथ अफ्रीका ने कितना रखा हुआ है, 12.5, क्योंकि वो बोला हुआ है ये जो है बेसल के अकॉर्डिंग ये है, लेकिन उन्होंने उस कंट्री ने अपने वहां इस तरह से बढ़ा के या कर रखा है। चाइना में केवल 7.5 है, तो कितना मेंटेन कर रहे हो? 10.5 बेसल के हिसाब से। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो आप लोग 3 दिन से हम पढ़ रहे थे उसमें आप लोग कितना कॉन्फिडेंस आ पाता है आपको, वो देखना है अभी। वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मे नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क। अब देखो इसमें यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहता है इन द केस ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग। डायरेक्ट लैंडिंग में कौन सा रिस्क होता है? क्रेडिट रिस्क। ठीक है, ये रिवर्स क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखिएगा, इसीलिए वहां गलती हो जाती है। अगर ये नॉट नहीं होता तो कौन सा आंसर होता? पहला। अगर ये नॉट नहीं होता तो कौन सा आंसर होता? ए एंड बी। बी भी होता। अगर ये नॉट नहीं होता तो कौन सा आंसर होता? इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस फंड सिक्योरिटी सेटलमेंट मे नॉट इफेक्टेड। तो जब भी हमने बोला है कि अगर आपका सेटलमेंट नहीं होता है तो भी कौन सा रिस्क होता है? क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखेंगे तीनों जो हैं
तीनों से कौन सा रिस्क हो रहा है? क्रेडिट और ये क्या पूछ रहा है? नहीं नॉट। नहीं तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी ऑपरेशन रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस arising from various type of ऑल ऑफ द अबव डी all of the ह्यूमन से All भी of होता the है, above. हेल्थ सिस्टम से होता है, ब्रेकडाउन से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? All of. ऑल ऑफ। ठीक है, चलो इसका आंसर दीजिए। बेसेल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इज ए कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, किसने एस्टेब्लिश किया था? इनिशियल पॉइंट अगर देखेंगे तो बताया था फर्स्ट लेक्चर में आपको। G10 वाले बने हैं। तो G10 G10 वाले. यूरोपियन ये होगा ठीक है। ये। अंडर बेसल वन अकॉर्ड BSBC फिक्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट कैपिटल फंड फॉर द बैंक, कितनी करी थी उसने So, बेसल वन में? 8%. 8%. 8%। ठीक है, ये जो 8% है ना, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। केवल फर्क ये था कि बेसल वन में ये 4:4 चलता था। 4 का मतलब Tier 1, Tier 2. हाँ। और अगर आपके पास कोई पुरानी न्यूमेरिकल की बुक्स है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, तो उसमें आप देखेंगे कि वो ये वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रखा है उन्होंने, मतलब 4% निकाल रखा है। कई बच्चे बारे में पूछते हैं हमसे, तो हम बताते हैं ये पुरानी बुक का नॉर्म्स है। ठीक है, अभी क्या Tier 1 Tier 2 का स्ट्रक्चर क्या है हमारे वहाँ? 5. Set 1 additional Tier 1. नहीं, Tier 1 कितना है मिनिमम? Minimum 7. ठीक और है। Tier 2 2 Max 2. मैक्स 2 है। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला, हाउ मेनी पिलर्स? 3 B 3. दो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा है। 2 पूछा। हाँ, द रिस्क कंसीडर फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बेसल 2 आर, कौन कौन से हैं बेसल 2 में? ए क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, A. ऑपरेशन। ए बेसल 2 में ही तीनों रिस्क आ चुके थे। ठीक है, फर्स्ट पिलर क्या है? Capital requirement. minimum MCR बोलते हैं। एज बेसल 2 फ्रेमवर्क द टोटल Tier 2 कैपिटल इज परमिटेड अप टू ए मैक्सिमम। अब देखो टोटल 2 है और क्या वर्ड लिखा हुआ है? Tier 2. मैक्सिमम 100%. 100% of Tier 1. है। 100%. अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर था। वहां पर Tier 1 कितनी थी? 4. 4। Tier 2 कितनी थी? 4. 4 इसीलिए वहां पे ये आंसर सही होता था। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में ये आंसर गलत है। बेसल 2 के लिए ठीक है ये, लेकिन बेसल 3 के लिए ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसल 3 में 2 और 7 है। तो Tier 2 विल बी कितनी होगी? 2% of RWA. हाँ, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर ठीक था। क्यों? 100% का मतलब जितनी Tier 1 है उतनी आपको क्या अलाउड थी? Tier 2। Tier 2. Tier 2 अलाउड थी। इसलिए ये आंसर होता था कब? बेसल 2 में। ठीक है, Tier 1 कैपिटल ऑफ बैंक कंसिस्ट ऑफ इट्स Tier 1 कैपिटल। क्या क्या होता है इसमें? सेट 1 और ये Paid up नहीं capital है. इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? A इसमें फुल ए नहीं तीनों होगा. नहीं A होगा सर. ए सर बी हो नहीं मुझे तो बी तीनों है. लगता है इसमें। तीनों होगा, बी है तीनों। आंसर, बी है। बी है। देखो सुनो, ये आंसर बी लग रहा है, ये आंसर भी लग रहा है, लेकिन ये देखो नन तो है नहीं। अब मोस्ट एप्रोप्रिएट में ये क्यों आता है बताता हूं। उसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर, कॉमन स्टॉक एंड PNCPS। क्या लिखा हुआ है? PNCPS प्लस और क्या लिखा हुआ है? डिस्क्लोज्ड रिजर्व। Reserves. तो ये तीनों कैटेगरी कहां पर है हमारी? Tier 1 में। Tier 1 में Tier 1. और अनडिस्क्लोज रिजर्व होता तो कौन से में थी वो? Tier 2 Tier 2. Tier 2 में। और ठीक है। RNCPS भी शायद Tier 2 में आएगा. हाँ, RNCPS भी उसमें है। ठीक, चलो
सबऑर्डिनेटेड डेट विल बी लिमिटेड टू सबऑर्डिनेटेड इंडिया में चलते नहीं है, लेकिन इसका एक ए आंसर है शायद। हाँ ये है, ठीक। टीयर 3 लिमिटेड, टीयर 3 का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है इंडिया में, तो इसलिए इसका आंसर नहीं है, लेकिन ये 250% होता था। टीयर 3 कितना होता था? विल बी लिमिटेड टू 250%, ये वाला आंसर है इसका। और टीयर 3 कौन सी कैपिटल, कौन से रिस्क को कवर करने के लिए होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। सपोर्ट मार्केट अगर आपके पास कुछ टीयर 3 कैपिटल है तो आप उसको केवल किसके लिए सपोर्ट करा सकते हैं? मार्केट मार्केट रिस्क। ठीक है। द मिनिमम टोटल रेशियो बेसल 3 इतने टोटल रिस्क वर्सेस किसके लिए है बताओ? टोटल कैपिटल 9%. ठीक है 9%। अच्छा, बेसल 3 विल बी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, अभी आंसर क्या हो जाएगा? 1 अक्टूबर। ठीक है, चलिए एक बहुत मैराथन टॉपिक हमारा बहुत अच्छी तरह से कवर हुआ है, और आप लोगों का थैंक यू कि आपने जो है इस क्लास में मेंटेन रहे, बने रहे और पार्टिसिपेट किया। हालांकि अभी भी जो है बहुत सारे लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने अपने जो है वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं तब तक यूट्यूब वाला का थैंक यू बोल दूं। चलो सर एक क्वेश्चन था। हाँ मैं बात करता हूँ, मैं जरा यूट्यूब को थैंक यू बोल दूं पहले।